Alpha celebrates wisdom bold and kind, for ideas that uplift all humankind. It is my distinct pleasure to introduce this year's laureate. ये अवार्ड्स अल्फ्रेड नोबेल की विल से शुरू हुए थे। वो एक स्वीडिश इन्वेंटर और केमिस्ट थे। आप जानते हैं डायनामाइट वाले? ओह हाँ, डायनामाइट, अल्फ्रेड नोबेल। हाँ, तो उनका मकसद था ऐसे काम को ऑनर करना जो दुनिया को नॉलेज, आर्ट और पीस में आगे बढ़ाए। इनिशियली 5 फील्ड्स थे: फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, लिटरेचर और पीस। 5 फील्ड्स, राइट। फिर काफी बाद में 1968 में इकोनॉमिक्स साइंसेज का प्राइज भी नोबेल की याद में शुरू किया गया। टेक्निकली वो स्वीडिश रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल है। अच्छा, तो वो ओरिजिनल विल में नहीं था। इंटरेस्टिंग। और विनर्स को मिलता क्या है? एक तो सॉलिड गोल्ड मेडल है, सुना है काफी हैवी होता है। हाँ, काफी प्रेस्टिजियस। एक स्पेशल डिप्लोमा और काफी सारा प्राइज मनी। लास्ट टाइम इट वाज अराउंड 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनो, इंडियन रुपीस में मतलब 10 करोड़ से भी ऊपर। वाओ, काफी सब्सटैंशियल अमाउंट है। बट मोर इम्पोर्टेंटली लॉरिएट्स यानी विनर्स को अपने काम पर लेक्चर्स देने होते हैं ताकि सब लोग उनसे सीख सकें। हाँ, नॉलेज शेयरिंग का इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है ये। हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्राइजेस उन आइडियाज को सेलिब्रेट करते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इट रिमाइंड्स अस कि पढ़ाई सिर्फ एग्जाम्स या मार्क्स के लिए नहीं है, बल्कि इट्स फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। सही बात है, एक मोटिवेशन है। तो चलिए लेट्स डाइव इनटू दिस ईयर्स फील्ड्स। ओके, सबसे पहले फिजिक्स। फिजिक्स हमेशा इंटरेस्टिंग रहता है। 3 साइंटिस्ट हैं यहाँ, जॉन क्लार्क, मिशेल डेवोरेट और जॉन मार्टिनेस। जी। Today, I will explain the Physics Nobel Prize, which was given to John Clark, Michelin Davrot, and John Martinis. They use superconducting circuits to show that quantum effect like tunneling could occur in a system large enough to be seen or held. They demonstrated that the electrical state of their circuit could tunnel through energy barrier, a quantum phenomena which was previously thought to happen only on a microscopic scale. Let me give you an example for that. Think of a ball and a pile of sand. The ability possessed by the ball to move through the pile of sand can be termed as tunneling effect. They also showed that the energy in the system was quantized or came in specific discrete amounts, which means that energy can either be 1 joule, 2 joule, but not 1.5 joule or 2.5 joule. Their research benefit a lot to humankind because this is the science behind the superconducting qubits, the heart of many quantum computers that could solve problems much faster than today's laptops and computers. It enables super secure quantum communication, which means a conversation that is going on quantum computers cannot be hacked or traced by any other gadgets. It also enables ultra-precise quantum sensors, which are used in medicine and navigation. In short, they brought quantum magic from atoms to chips that we can hold in our hand. Thank you. इन्होंने एक माइंड ब्लोइंग चीज दिखाई कि क्वांटम फिजिक्स के जो स्ट्रेंज वियर्ड रूल्स होते हैं ना, हाँ, जो आमतौर पर समझ नहीं आते। एग्जैक्टली वो एक छोटी सी चिप पर बने सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में भी दिख सकते हैं। सर्किट में? वाओ। हाँ, उन्होंने 2 इम्पोर्टेंट बातें प्रूव की। एक कि सर्किट एनर्जी बैरियर को टनल कर सकता है, और दूसरा उसकी एनर्जी फिक्स्ड पैकेट्स यानी क्वांटा में आती है, एक कंटिन्यूअस स्मूथ फ्लो में नहीं। अच्छा, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। ये तो जैसे क्वांटा मैजिक को एक चिप में फिट कर दिया। एग्जैक्टली। और इसका मतलब क्या है हमारे लिए, ये समझना इंटरेस्टिंग है। ये साइंस उन सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स के पीछे है जो क्वांटम कंप्यूटर्स का दिल होते हैं। क्यूबिट्स, हाँ सुना है। थिंक ऑफ कंप्यूटर्स जो आज के फास्टेस्ट लैपटॉप से भी हजारों गुना तेजी से एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे डिजाइनिंग न्यू मेडिसिन्स और मटेरियल्स। मतलब जो काम आज के सुपर कंप्यूटर्स को सालों लग जाएं, वो ये शायद घंटों में कर दें।
कुछ केसेस में हाँ। इसके अलावा ये सुपर सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन में हेल्प करता है, ऐसी कम्युनिकेशन जिसे हैक करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। वाओ, अनहैकेबल कम्युनिकेशन। और ये बहुत ही सेंसिटिव क्वांटम सेंसर्स बनाने में मदद करता है, जो मेडिसिन में बॉडी के अंदर डीप इमेजिंग के लिए या नेविगेशन सिस्टम्स को सुपर प्रिसाइज बनाने में काम आ सकते हैं। ओके। तो बेसिकली इन्होंने क्वांटम फिजिक्स को सिर्फ एटम्स की टाइनी वर्ल्ड से निकालकर हमारे सर्किट्स तक पहुंचा दिया है, प्रैक्टिकल बना दिया एक तरह से। ये टनलिंग वाली बात थोड़ी और क्लियर करेंगे? ये एनर्जी बैरियर को पार करना बिना उस पे चढ़े, मतलब कैसे? गुड क्वेश्चन। इमेजिन करो एक छोटी सी बॉल है जिसे एक छोटी पहाड़ी एनर्जी बैरियर के पार जाना है। ओके, बॉल और पहाड़ी। नॉर्मली उस बॉल को उतनी एनर्जी चाहिए होगी कि वो पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ उतर सके। अगर उसके पास उतनी एनर्जी नहीं है तो वो पार नहीं जा पाएगी, राइट? हाँ, लॉजिक तो यही कहता है। लेकिन क्वांटम वर्ल्ड में रूल्स थोड़े अजीब हैं। वो बॉल बिना पहाड़ी पर चढ़े कभी कभी मिरेकुलसली सीधे पहाड़ी के थ्रू निकल सकती है, जैसे वो वहां थी ही नहीं। क्या बात है, मैजिक? हाँ, इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे क्वांटम पार्टिकल्स सर्किट्स में ऐसा ही टनलिंग बिहेवियर दिखा सकते हैं। इन साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि रियल सर्किट्स में होता है। वाओ, ओके, दैट मेक्स इट क्लियर। क्वांटम मैजिक इंडीड। क्वांटम की दुनिया से निकलकर अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्या नया हुआ है। नमस्ते अगेन। केमिस्ट्री टाइम। केमिस्ट्री का प्राइज गया है सुसुमो कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और ओमार यागी को। Namaste. The chemistry prize goes to Susumu Kitagawa, Richard Robertson and Omar Yagi for creating MOFs, Metal Organic Framework. Think of MOFs like super sponge made of metal corner and organic sticks, consisting of tiny rooms where gases and molecules can sit. Some real life use of MOFs. Clean water. MOFs can pull water from desert air and even help to remove harmful chemicals like PFAS. Cleaner air. They can capture carbon dioxide or even store dangerous gases safely. Greener industry. They can speed up the reaction as catalyst or even conduct electricity in special designs. MOFs are custom built. Change the building material and you can change the job they can do. Thank you. इन्होंने क्या बनाया है? MOFs, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स, ऑक्सेट, जैसे लेगो ब्रिक्स होते हैं ना? लेगोज, हाँ। मॉफ्स ऐसे ही हैं लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर। ये मेटल कॉर्नर्स यानी नोड्स और ऑर्गेनिक स्टिक्स यानी लिंकर से बने 3D स्ट्रक्चर्स हैं, और इन स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे छोटे छोटे परफेक्टली शेप्ड रूम्स या पोर्स होते हैं। अच्छा, खाली जगह होती है अंदर। एग्जैक्टली। ये एक तरह के सुपर स्पंजेस हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर ट्रैप कर सकते हैं। कर सकते हैं। और इनका रियल लाइफ यूज वो काफी कमाल का है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। ये मॉफ्स इतने वर्सेटाइल है, फॉर एग्जांपल ये डेजर्ट एयर से यानी रेगिस्तानी हवा से पानी कैप्चर कर सकते हैं। हवा से पानी? सीरियसली? हाँ, सोचो ऐसी जगह जहाँ पानी की कमी है, वहाँ हवा से पानी एक्सट्रैक्ट करना कितना हेल्पफुल हो सकता है। ये पानी को प्यूरिफाई करने में भी काम आते हैं, जैसे PFAS जैसे हार्मफुल फॉरएवर केमिकल्स को फिल्टर आउट करना। ओहो, वो केमिकल्स जो आसानी से जाते नहीं। बिल्कुल। और एयर पोल्यूशन कंट्रोल। यस, ये फैक्ट्री से निकलती CO2 को कैप्चर कर सकते हैं या डेंजरस गैसेस को सेफली स्टोर कर सकते हैं। इंडस्ट्री में ये केमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करने वाले कैटलिस्ट की तरह भी यूज होते हैं, और कुछ खास डिजाइन्स में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में भी। मतलब इन MOFs को हम डिजाइन कर सकते हैं अलग अलग काम के लिए, कस्टमाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये कस्टम बिल्ड मटेरियल्स हैं, दैट्स द ब्यूटी। आप मेटल नोड्स या ऑर्गेनिक लिंकर्स को चेंज करके इनके पोर्स का साइज, शेप और केमिकल प्रॉपर्टीज बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब एक स्पेसिफिक गैस को फ्रैक्चर करना है, उसके लिए परफेक्ट साइज का पोर वाला MOF डिजाइन कर लो। पानी से कोई स्पेसिफिक पोल्यूटेंट निकालना है, उसके लिए टेलर-मेड MOF बना लो। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, ये डिजाइनर मटेरियल्स का फ्यूचर है, जहां हम मटेरियल्स को स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इंजीनियर कर सकते हैं। इनक्रेडिबल। फ्रॉम टाइनी पोर्स टू बिग सॉल्यूशंस। चलिए अब मेडिसिन की तरफ चलते हैं। हेलो एवरीवन। मेडिसिन फिजियोलॉजी, इम्पोर्टेंट फील्ड। मेडिसिन या फिजियोलॉजी का प्राइज गया है मारी ब्रंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन सकागुची को। Hello everyone. The medicine prize goes to Mary Bronco, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi.
They discovered how our immune system uses regulatory T cells. Think of them as brakes to stop our own defense soldiers from attacking the body. This idea is called peripheral immune tolerance. Peripheral immune tolerance is important because it helps to prevent the immune system from attacking the body's healthy tissue. Key aspects of its importance include autoimmune disease like type 1 diabetes or some thyroid problems strengthen the brakes so that the body stops attacking itself. Cancer treatment, sometimes the brakes are too strong near the tumor. Loosening them can help our immune cells to fight cancer better. Transplant, better control on these brakes can help the body to accept a new organ. They turned a mystery. Why don't we all get autoimmunity into a medical roadmap? Thank you. इन्होंने एक क्रूशल चीज डिस्कवर की है हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम, हाँ हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। हाँ, हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम है जो जर्म से लड़ता है। लेकिन ये अपने ही बॉडी सेल्स पर अटैक क्यों नहीं करता नॉर्मली? ये बड़ा सवाल था काफी टाइम तक। इन साइंटिस्ट ने रेगुलेटरी टी सेल्स को आइडेंटिफाई किया और उनका रोल समझा। Think of them as the brakes or traffic police of the immune system. ब्रेक्स, ओके। ये टी सेल्स हमारे डिफेंस सोल्जर्स को कंट्रोल में रखते हैं ताकि वो ओवर रिएक्ट ना करें और हमारे ही शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस। अच्छा, तो ये बैलेंस बनाए रखते हैं। एग्जैक्टली। और ये डिस्कवरी लोगों की हेल्थ के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है? ह्यूजली इंपॉर्टेंट। कई सारी ऑटो इम्यून डिजीजेस होती हैं जैसे टाइप 1 डायबिटीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, कुछ थायराइड प्रॉब्लम्स। हाँ, सुना है इनके बारे में। एग्जैक्टली, जहां बॉडी का इम्यून सिस्टम गलती से अपने ही हेल्दी सेल्स पर अटैक करने लगता है। ऐसे केसेस में इन रेगुलेटरी टी सेल्स या ब्रेक्स को स्ट्रेंथन करके बॉडी को खुद पर अटैक करने से रोका जा सकता है। नई थेरेपीज डेवलप हो रही हैं इस प्रिंसिपल पर। ओह वाओ, तो ब्रेक्स को और भी स्ट्रॉन्ग करना। और इसका उल्टा भी होता है क्या, जैसे ब्रेक्स को कमजोर करना? एग्जैक्टली। कैंसर ट्रीटमेंट में इसका ऑपोजिट रोल है। कभी कभी क्या होता है कि ट्यूमर के आसपास ये रेगुलेटरी टी सेल्स बहुत एक्टिव हो जाते हैं, इम्यून सिस्टम के ब्रेक्स को बहुत टाइटली लगा देते हैं। अच्छा, तो कैंसर सेल्स को प्रोटेक्ट करते हैं एक तरह से। हाँ, इम्यून अटैक से बचा लेते हैं। इससे हमारे इम्यून सेल्स कैंसर सेल्स को इफेक्टिवली अटैक नहीं कर पाते। तो कुछ मॉडर्न कैंसर थेरेपीज, इम्यूनोथेरेपीज इन ब्रेक्स को थोड़ा ढीला करती हैं ताकि हमारे इम्यून सोल्जर्स कैंसर से बेहतर तरीके से लड़ सकें। मेक सेंस। और तीसरा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में। जब किसी को नया ऑर्गन मिलता है तो बॉडी का नेचुरल रिएक्शन होता है उसे रिजेक्ट करना। यहाँ भी रेगुलेटरी टी सेल्स को मैनेज करके बॉडी को नए ऑर्गन को एक्सेप्ट करने में हेल्प की जाती है। कमाल है। तो जो पहले एक फंडामेंटल क्वेश्चन था, व्हाई डोंट वी ऑल हैव ऑटो इम्यूनिटी, उसे इन्होंने एक प्रैक्टिकल मेडिकल रोड मैप में बदल दिया है। अमेजिंग, बॉडी के अंदर इतना कॉम्प्लेक्स कंट्रोल सिस्टम। वाओ। अब चलते हैं लिटरेचर की दुनिया में। गुड मॉर्निंग। लिटरेचर, हाँ, थोड़ा अलग फ्लेवर। The Literature Prize is awarded to Laszlo Krasznahorkai, a Hungarian writer. His stories often explore big ideas like life in places where people feel stuck or powerless. For example, a rural village that can't escape decay, a sense of waiting, of time passing but little changing, how hope and fear exist together even when everything seems hopeless. There is still something human trying. The power of art and beauty, even in difficult situations. This was the part of reason he won the Nobel. His work reaffirms the power of art in midst of terror. Why should students care? Reading such writing builds empathy. We understand people very different from us. It improves our focus and patience. His style often uses long and flowing sentences. So, literature isn't only stories, it's training for our heart and mind to face real life with courage. Thank you. लिटरेचर का प्राइज मिला है लास्लो क्रास्नाहोर्काई को, जो हंगरी के राइटर हैं। उनकी राइटिंग्स थोड़ी डिफरेंट हैं, उनमें बड़े डीप आइडियाज होते हैं। हाँ, इंटेंस माना जाता है उनका काम। वो ऐसी सिचुएशंस के बारे में लिखते हैं जहां लोग फंसा हुआ, स्टक या पावरलेस फील करते हैं। इमेजिन अ विलेज स्लोली डाइंग और लोग बस देखते रह जाते हैं। काफी ब्लीक साउंड करता है। हाँ, थोड़ा। उनकी स्टोरीज में एक कांस्टेंट इंतजार का सेंस होता है, जैसे टाइम तो पास हो रहा है बट कुछ बदल नहीं रहा, अ सेंस ऑफ स्टैग्नेशन। लेकिन इसके साथ ही होप और डिस्पेयर का मिक्स भी होता है,
जब सब कुछ बिल्कुल नाउम्मीद लगता है, तब भी कोई ना कोई ह्यूमन एफर्ट, कोई कोशिश कहीं ना कहीं चल रही होती है। अच्छा, तो अंधेरे में भी रोशनी की किरण। कुछ वैसा ही। और सबसे इम्पॉर्टेंट, उनकी राइटिंग एक्सप्लोर करती है कि एक्सट्रीम हार्डशिप में भी आर्ट और ब्यूटी की क्या पावर है। उन्हें प्राइज इसीलिए मिला क्योंकि उनका काम आतंक के बीच कला की शक्ति की पुष्टि करता है। It reaffirms the power of art even in the midst of terror and bleakness. इंटरेस्टिंग। और स्टूडेंट्स के लिए ऐसी राइटिंग पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट हो सकता है, हाँ, ये सवाल है। जिनकी लाइफ शायद बहुत डिफिकल्ट है? दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना। बिल्कुल। इससे हमारा फोकस और पेशेंस भी डेवलप होता है। क्रोजना होर्काई का स्टाइल अक्सर लंबे, कॉम्प्लेक्स, फ्लोइंग सेंटेंसेस का होता है, जिन्हें रियली ध्यान से पढ़ना पड़ता है। आप जल्दी जल्दी स्किम नहीं कर सकते। अच्छा, स्लो रीडिंग। हाँ, तो लिटरेचर सिर्फ कहानियां सुनाना नहीं है, इट्स ऑल्सो ट्रेनिंग फॉर आवर हार्ट एंड माइंड। ये हमें रियल लाइफ के कॉम्प्लेक्सिटीज और चैलेंजेस को बेटर तरीके से फेस करने में हेल्प करता है। इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव। लिटरेचर एज ट्रेनिंग फॉर लाइफ। ग्रेट। अब आते हैं एक ऐसे प्राइज पर जो हमेशा बहुत चर्चा में रहता है, द पीस प्राइज। हेलो। पीस प्राइज। हाँ, इस पर हमेशा सबकी नजर रहती है। This year, the Nobel Peace Prize was awarded to Maria Corina Machado of Venezuela. The prize was given for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve just and peaceful transition from dictatorship to democracy. In Venezuela, under the current government, many people believe that their right to vote freely, speak freely, and choose their leader have been very limited. Maria Corina Machado led opposition efforts to bring attention to these issues. She worked hard to unify different opposition groups, inspiring many ordinary citizens to believe in change through peaceful means. The Nobel Committee called her one of the most extraordinary example of civilians' courage in recent time. Even when she was threatened and prevented from running for office, she did not stop speaking out for what she believed, a democracy where everyone's voice matters. In awarding the Nobel Peace Prize 2025 to Maria Corina Machado, the word honor civilians' courage, peaceful resistance, and the belief that democracy matters. Let us carry that inspiration with us. Let's remember, peace is not passive. It often requires action, and each one of us can choose to act. Thank you for listening. इस साल का नोबेल पीस प्राइज वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। प्राइज साइटेशन कहती है कि ये उनके वेनेजुएला के लोगों के लिए लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने के अथक कार्य और तानाशाही से लोकतंत्र में न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण परिवर्तन लाने के उनके संघर्ष के लिए है। ओके। Basically, for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to democracy. Source material बताता है कि वेनेजुएला में करंट गवर्नमेंट के अंडर बहुत से लोगों को फील होता है कि उनके बेसिक डेमोक्रेटिक राइट्स जैसे वोट देने का अधिकार, फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपने लीडर्स चुनने का अधिकार बहुत लिमिटेड कर दिए गए हैं। सेंसिटिव सिचुएशन है। मारिया कोरिना मचाडो ने इन इश्यूज को हाईलाइट करने के लिए ऑपोजिशन एफर्ट्स को लीड किया है। हाँ, उनका काम काफी सिग्निफिकेंट रहा है, अलग अलग ऑपोजिशन ग्रुप्स को यूनिफाई करने में, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाने में, और उन्होंने बहुत से ऑर्डिनरी सिटीजन्स को इंस्पायर किया है कि पीसफुल मीन्स से, शांतिपूर्ण तरीकों से चेंज लाया जा सकता है। पीसफुल मीन्स, ये इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। नोबेल कमिटी ने उन्हें डिस्क्राइब किया है एज हाल के दिनों में लैटिन अमेरिका में नागरिक साहस के सबसे असाधारण उदाहरणों में से एक, वन ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एग्जांपल्स ऑफ सिविलियन करेज इन लैटिन अमेरिका इन रीसेंट टाइम्स। सिविलियन करेज। हाँ, उन्हें काफ़ी थ्रेट्स मिले, उन्हें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने से रोका गया, लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बिलीफ्स के लिए बोलना जारी रखा। एक ऐसी डेमोक्रेसी जहां सबकी आवाज़ मैटर करती है। ये प्राइज बेसिकली सिविलियन करेज, पीसफुल रेजिस्टेंस और डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस को ऑनर करता है। राइट। इट रिमाइंड्स अस कि पीस सिर्फ एब्सेंस ऑफ वॉर में नहीं है, इट ऑफन रिक्वायर्स एक्टिव, करेजियस एफर्ट फॉर जस्टिस एंड राइट्स। बिल्कुल।
एक पावरफुल मैसेज है सिविलियन करेज का. थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग दैट न्यूट्रली बेस्ड ऑन द सोर्सेज. फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज. The economic prize goes to Joel Macker, Philip Aghion, and Peter Howitt for explaining how innovation drives long-term growth. New ideas create better products. Old ones get replaced. This is called creative destruction. Creative destruction is the economic process where new ideas create and make obsolete existing technologies, products, and companies, driving economic growth while also disrupting established markets and industries. Their main ideas were useful knowledge and why it works. It's not enough to invent something that can work. You must understand why it works so you can build on it. Mechanical competence. According to the work of economic historian Joel Macker, sustained economic growth became possible during Industrial Revolution due to a society with high level of mechanical competency. This means the ability to turn scientific knowledge into machines, tools, and production processes, having good craftsmanship, engineer, infrastructure, etc. Institutions and openness. A society where new ideas can spread, where people can experiment and share knowledge, where old ideas can be challenged. If a society blocks new idea because of culture, religion, politics, guilds, etc., growth will be slower. How it shows up in our life. UPI and digital payment replacing cash line at the canteen. LED bulb replacing tube light, saving power and money. Online learning tool replacing only paper notes. Their message: for a country to grow, we must support science, education and entrepreneurs while helping workers reskill when technology changes. Thank you. नमस्ते. इकोनॉमिक्स. लेट्स सी. इकोनॉमिक्स का प्राइज इस बार 3 लोगों को मिला है. जोल मोकियर, फिलिप एगियन और पीटर हाउविट. इन्होंने एक फंडामेंटल क्वेश्चन को एड्रेस किया है कि लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ आती कहाँ से है. हाँ, द बिग क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमिक्स. और उनका आंसर है इनोवेशन. नए आइडियाज, नई टेक्नोलॉजी. जब नए बेटर आइडियाज आते हैं तो वो बेहतर प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं और पुराने तरीके या प्रोडक्ट्स धीरे धीरे रिप्लेस हो जाते हैं. पुराने को हटाकर नया लाना. एग्जैक्टली. इस प्रोसेस को उन्होंने नाम दिया है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन. जैसे सोचो, पहले लोग लैंडलाइन फोन्स यूज करते थे, फिर मोबाइल फोन्स आए और अब स्मार्टफोन्स. हर नया इन्वेंशन पुराने को डिस्ट्रॉय करके कुछ नया क्रिएट करता है और इकोनॉमी को आगे बढ़ाता है. राइट. या यूपीआई ने कैसे कैश ट्रांजैक्शंस को कितना कम कर दिया है. दैट्स क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन इन एक्शन. बिल्कुल सही एग्जाम्पल है. और उनके कोर आइडियाज क्या है जो इस प्रोसेस को ड्राइव करते हैं? उन्होंने 3 की फैक्टर्स हाईलाइट किए. ओके, 3 फैक्टर्स. 1. यूजफुल नॉलेज और उसे समझना. सिर्फ कोई चीज इन्वेंट करना काफी नहीं, ये समझना भी जरूरी है कि वो क्यों काम करती है, द साइंस बिहाइंड इट, ताकि उस पर और इम्प्रूव किया जा सके और नई डिस्कवरीज हो सके. तो सिर्फ हाउ नहीं, वाई भी इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली. 2. मैकेनिकल कॉम्पिटेंस, मतलब साइंटिफिक नॉलेज को प्रैक्टिकली मशीन्स, टूल्स और प्रोडक्शन प्रोसेसेस में कन्वर्ट करने की एबिलिटी. इसके लिए स्किल्ड इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. आइडियाज को रियलिटी बनाना. हाँ. 3. इंस्टीट्यूशंस एंड ओपननेस. एक ऐसी सोसाइटी जहां नए आइडियाज फ्रीली फ्लो कर सकें, लोग एक्सपेरिमेंट कर सकें, नॉलेज शेयर हो सके और पुराने आउटडेटेड आइडियाज को चैलेंज किया जा सके विदाउट फियर. ओपननेस फॉर आइडियाज. हाँ, अगर कोई सोसाइटी चाहे कल्चर की वजह से, पॉलिटिक्स की वजह से या किसी और रीजन से नए आइडियाज को सप्रेस करती है तो वहां लॉन्ग टर्म ग्रोथ रुक जाती है. इसके एग्जाम्पल्स तो हम रोज देखते हैं. जैसे एलईडी बल्ब्स ने कितनी तेजी से पुराने इनकैंडेसेंट बल्ब्स या इवन सीएफएल्स को रिप्लेस कर दिया. पावर सेविंग, बेटर लाइट. बिल्कुल. या ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स ने कैसे ट्रेडिशनल मेथड्स को सप्लीमेंट किया है. प्रिसाइसली. व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज उनका मैसेज कंट्रीज के लिए ये है कि अगर आपको कंटिन्यूअसली ग्रो करना है तो यू हैव टू इन्वेस्ट इन साइंस एंड एजुकेशन, सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स जो रिस्क लेते हैं और एक ओपन एनवायरनमेंट मेंटेन करना होगा जहां आइडियाज फ्लरिश कर सकें. इन्वेस्टमेंट इन R&D एंड एजुकेशन. और जब क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन होता है, जब टेक्नोलॉजी बदलती है, तो ये भी जरूरी है कि जो वर्कर्स पुरानी इंडस्ट्रीज में थे उन्हें नई स्किल सीखने में रीस्किलिंग मदद की जाए ताकि वो भी ट्रांजिशन का हिस्सा बन सकें.
It's about managing both creation and destruction for overall progress. तो क्वांटम चिप्स से लेकर MOF स्पॉन्जेस तक, इम्यून सिस्टम के ब्रेक्स से लेकर पावरफुल लिटरेचर तक, पीसफुल डेमोक्रेटिक स्ट्रगल से लेकर इनोवेशन की इकोनॉमिक इंजन तक, इस साल के नोबेल प्राइजेस एक ही कॉमन थ्रेड दिखाते हैं: नॉलेज बिकम्स पावर ओनली व्हेन इट बेनिफिट्स पीपल। एब्सोल्युटली। ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब वो लोगों की मदद करता है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? शायद यही कि हम सबको इसी पर्पस से सीखना चाहिए, टू मेक अ पॉजिटिव डिफरेंस। वेल सेड। और ये प्राइजेस हमें एक और पॉइंट पर सोचने को कहते हैं। अल्फ्रेड नोबेल ने जिन फील्ड्स में प्राइज शुरू किए थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, वो 19th सेंचुरी के एंड में बहुत क्रिटिकल थे। हाँ, उस टाइम के हिसाब से। दिस रेजेस एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर अल्फ्रेड नोबेल आज जिंदा होते तो वो आज की दुनिया के सबसे बड़े चैलेंजेस और नीड्स को देखते हुए क्या किसी नई फील्ड में एक नोबेल प्राइज शुरू करने का सोचते? इंटरेस्टिंग थॉट। जैसे क्या वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता जो हमारी लाइव्स को इतना फंडामेंटली चेंज कर रहा है, या शायद क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस जो हमारे प्लैनेट के एग्जिस्टेंस के लिए इतना वाइटल हैं? क्लाइमेट चेंज, हाँ, ये तो बहुत बड़ा इशू है जिसके बारे में हम सब सोच सकते हैं कि आज के कॉन्टेक्स्ट में इंसानियत का सबसे बड़ा भला या ग्रेटेस्ट बेनिफिट टू ह्यूमन काइंड किस चीज में है? वाओ, दैट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन टू एंड ऑन। फूड फॉर थॉट इंडीड। इन सभी ब्रिलियंट लॉरियट से इंस्पिरेशन लेकर लेट्स ट्राई टू डू समथिंग अमेजिंग टू, समथिंग दैट मेक्स आवर स्कूल, आवर कम्युनिटी एंड आवर कंट्री प्राउड। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। From physics to peace, bright minds shine. Their dreams and discoveries forever aligned. Alpha celebrates wisdom